नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मतलब इग्नू के एक बहुत ही अहम डिप्लोमा कार्यक्रम की डीईसीई यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। हाँ, और ये इसमें भी खास तौर पर हम बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देशों की। हमारे पास एक दस्तावेज है 25 अगस्त 2025 का। जी, ये जनवरी 2025 और जुलाई 2025 सत्र के शिक्षार्थियों के लिए है और उन पुराने शिक्षार्थियों के लिए भी जिन्हें अपना प्रोजेक्ट दोबारा जमा करने को कहा गया है। बिल्कुल, इसमें कुछ बदलाव हैं, कुछ चीजें साफ की गई हैं, तो हमारा मकसद है कि इन नियमों को आसान भाषा में समझें। ताकि डीईसीई के शिक्षार्थियों को अपना प्रोजेक्ट वर्क, जिसका कोड है DECE 4, उसे पूरा करने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं कि ये जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क है, ये DEC 1, 2 और 3 के प्रैक्टिकल से अलग कैसे है? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, DC 1 to 3 के प्रैक्टिकल छोटे-छोटे अभ्यास हैं थियोरी समझने के लिए, लेकिन DC 4 ये एक पूरा मतलब डिटेल्ड काम है। इसमें आपको शिक्षार्थी को 3 से 6 साल के बच्चों के साथ किसी प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल या आंगनवाड़ी में काम करना होता है। अच्छा, मतलब किसी संस्थान में जाकर ही करना होगा। हाँ, बिल्कुल। किसी प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन या प्री प्राइमरी सेक्शन में, या फिर ऐसी आंगनवाड़ी जहाँ रोज कम से कम 2-3 घंटे प्री स्कूल एक्टिविटीज होती हों। और ये सारा काम एक गाइड की देखरेख में होगा। ठीक है, तो अगर कोई शुरू करना चाहता है, पहला कदम क्या है? दस्तावेज कहता है कि पहले कुछ पढ़ना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तैयारी जरूरी है। 3 चीजें बताई गई हैं। पहली, DC 1 कोर्स, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, उसे ध्यान से पढ़ें और समझें। इससे बच्चों के विकास और करिकुलम प्लानिंग का बेस बनेगा। थ्योरी समझना पहले। हाँ, फिर दूसरा DCE 4 का प्रोजेक्ट मैनुअल, नाम है परियोजना कार्य, बाल देखभाल केंद्र में छोटे बच्चों के साथ काम करना। इसमें सब बताया है कि 30 दिन क्या करना है, कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है। और तीसरा, ये नए वाले दिशा निर्देश जिन पर हम आज बात कर रहे हैं, ये मैनुअल के साथ पढ़ने हैं, उसकी जगह नहीं। इनमें रिवाइज्ड अनुलग्नक भी हैं। ओके, अब आते हैं गाइड पर। आपने कहा गाइड की देखरेख में काम होगा। दस्तावेज कहता है कि काम शुरू करने से पहले गाइड ढूंढना और उनकी सहमति लेना बहुत जरूरी है। क्यों? ये तो सबसे अहम हिस्सा है। सोचिए, शिक्षार्थी रोज प्री स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ काम करेगा। गाइड वो इंसान है जो उसे रोज देखेगा, फीडबैक देगा, रिपोर्ट चेक करेगा और आखिर में मार्क्स भी देगा। तो गाइड के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। उनके साथ अच्छा तालमेल होना, रोज मिलना, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये गाइड कौन हो सकता है? मतलब क्या कोई भी टीचर? नहीं नहीं, उसके लिए खास क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। आमतौर पर तो उसी क्लास का टीचर या आंगनवाड़ी वर्कर गाइड होगा, लेकिन उनकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्या क्या है क्वालिफिकेशन? कई ऑप्शन है, जैसे होम साइंस में मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री हो, या NTT प्री स्कूल एजुकेशन या ECC में डिप्लोमा हो, या फिर ETT, JBT, BTC जैसा कोई डिप्लोमा। B.Ed वाले भी हो सकते हैं, पर शर्त है कि उन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन पर कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग की हो। और हाँ, ट्रेन्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी गाइड बन सकती हैं। ये तो पढ़ाई की बात हुई, अनुभव भी चाहिए। हाँ, अनुभव भी चाहिए। पहली बात, गाइड अभी वहाँ काम कर रहा हो, मतलब कार्यरत हो। और दूसरा, कम से कम 1 साल का अनुभव हो प्री स्कूल बच्चों के साथ काम करने का। बल्कि लिखा है कि जितना ज्यादा अनुभव उतना अच्छा। ये सारी जानकारी नए वाले अनुलग्न 7A में भरनी होगी। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। मतलब कोशिश की गई है कि अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग गाइड बन सकें। हाँ, ऐसा ही लगता है, ताकि अलग-अलग जगहों पर, जैसे शहरों में, गांवों में, आंगनवाड़ियों में, सब जगह शिक्षार्थियों को गाइड मिल सके। और हाँ, एक और बात, शिक्षार्थी को प्रोजेक्ट मैनुअल और ये नए दिशा निर्देश अपने गाइड को भी देने होंगे, चाहे प्रिंट आउट दें या लिंक, ताकि गाइड को भी पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। सही है, तो गाइड फाइनल हो गया। अब असल काम पर आते हैं। ये जो 30 दिन का प्रोजेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? कैसे बटा हुआ ये टाइम? हाँ, तो मैनुअल के हिसाब से ये 30 वर्किंग डेज का काम है और इसे 3 फेज में बांटा गया है। ओके, 3 फेज। पहला फेज
पहला फेज है 5 दिन का। इसमें शिक्षार्थी कुछ नहीं करेगा, मतलब एक्टिविटी नहीं कराएगा। वो सिर्फ अपने गाइड को देखेगा बच्चों के साथ काम करते हुए और उसकी रिपोर्ट लिखेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। ठीक है, 5 दिन ऑब्जर्वेशन। फिर आता है फेज 2। ये है 20 दिन का। इसमें शिक्षार्थी खुद एक्टिविटीज कराएगा। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 10 दिन रोज एक एक्टिविटी, यानी 10 एक्टिविटीज। अगले 10 दिन रोज 2 एक्टिविटीज, यानी 20 एक्टिविटीज। तो फेज 2 में कुल हो गई 30 एक्टिविटीज। हर एक का प्लान बनाना है, उसे करना है और फिर रिपोर्ट लिखनी है। समझ गया। और फेज 3 वो कितने दिन का है? वो है आखिरी 5 दिन का। इसमें 2 काम है। एक तो पूरे हफ्ते का करिकुलम प्लान बनाना और फिर उस प्लान के हिसाब से इन 5 दिनों में रोज 4 एक्टिविटीज करावी हैं, यानी कुल 20 एक्टिविटीज। अच्छा, तो कुल मिला के 5 दिन ऑब्जर्वेशन और 25 दिन में 50 एक्टिविटीज। 30 + 20। ये तो काफी इंटेंसिव लग रहा है। और वो एक्टिविटी प्लान बनाने के बारे में कुछ खास सलाह दी है? हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। कहा है कि सारी 50 एक्टिविटीज के प्लान एक साथ बैठकर ना लिखें। बेहतर है कि कुछ प्लान जैसे 4-5 बनाएं, गाइड को दिखाएं, फीडबैक लें, फिर वो एक्टिविटीज करें, उनकी रिपोर्ट लिखें और फिर अगले सेट के प्लान पर काम करें। मतलब ये एक साइकिल में चलना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा? शायद ताकि प्लान ज्यादा रियल बने क्लास के हिसाब से। बिल्कुल, और गाइड का फीडबैक भी साथ साथ मिलता रहेगा। सब एक साथ लिख लेने से वो बस एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। दस्तावेज में ईमानदारी पर जोर दिया है। अंक इसी बात के मिलेंगे कि काम कितनी सीरियसली किया गया है। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस उसी सीरियसनेस को दिखाता है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा चेंज है इन नए गाइडलाइंस में, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये क्या है और क्यों? जी हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। अब शिक्षार्थी को फेज 2 की सभी 30 एक्टिविटीज और फेज 3 की सभी 20 एक्टिविटीज, यानी कुल 50 एक्टिविटीज की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। 50 वीडियो, और हर वीडियो कितना लंबा? हर वीडियो करीब 5 मिनट का होना चाहिए। कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के लिए किसी और अडल्ट की मदद ले सकते हैं, जैसे स्कूल स्टाफ या कोई साथी। ठीक है, पर इन वीडियोस में दिखाना क्या है? क्या बच्चों के चेहरे भी दिखाने हैं? प्राइवेसी का क्या? नहीं, बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। वीडियो में क्या हो इस पर साफ निर्देश है। पहला, वीडियो में शिक्षार्थी एक्टिविटी करते हुए साफ दिखना चाहिए, उसका चेहरा, उसके एक्शन। दूसरा, वीडियो में वही एक्टिविटी होनी चाहिए जो प्लान और रिपोर्ट में लिखी है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तीसरा, फोकस शिक्षार्थी पर हो, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, बच्चों के चेहरे सामने से नहीं दिखने चाहिए, साइड से या पीछे से दिख सकते हैं। ओके, बच्चों के चेहरे नहीं, अच्छी बात है। पर ये रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी कर दी? क्या काम असली है या नहीं, ये चेक करने के लिए? हाँ, ये एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि जो लोग दिल्ली में फाइल चेक कर रहे हैं वो तो देख नहीं सकते कि शिक्षार्थी ने फील्ड में कैसा काम किया। वीडियो से उन्हें एक अंदाज़ा मिलेगा कि एक्टिविटी हुई कैसे, बच्चों के साथ इंटरैक्शन कैसा था। ये शायद मूल्यांकन में ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है। और वीडियो बनाने से पहले परमिशन लेनी होगी? हाँ, ये कंपलसरी है, स्कूल के प्रिंसिपल या इंचार्ज से, और ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स से भी परमिशन लेनी होगी। और सिर्फ लेनी नहीं, नए वाले अनुलग्नक 1B में खुद लिख कर देना होगा कि हाँ, परमिशन ले ली है। ठीक है, ये 50 वीडियो जमा कैसे करने हैं? कहीं अपलोड करने हैं? नहीं, अपलोड का नहीं लिखा है। सारे 50 वीडियो एक अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में डालने हैं। फिर उस पेन ड्राइव को पैक करना है, जैसे किसी छोटे लिफाफे में, उस पर रोल नंबर और नाम लिखना है, और फिर इस पेन ड्राइव वाले पैकेट को प्रोजेक्ट फाइल के साथ एक मजबूत धागे से बांधना है। साफ मना किया है कि फाइल और पेन ड्राइव अलग अलग ना भेजें, वो खो सकती हैं या अलग हो सकती हैं, एक ही पैकेट में साथ में। ओके, और क्या गाइड को भी ये वीडियो दिखाने हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गाइड तो वैसे भी रोज देख ही रहे हैं काम। लेकिन हाँ, अगर गाइड देखना चाहें तो दिखाने होंगे, ये गाइड पर है। चलिए अब जरा अनुलग्न को यानी एनेक्शंस की बात कर लें। आइग्नो में सही डॉक्यूमेंट लगाना बहुत जरूरी होता है, यहाँ कुछ बदला है क्या?
हाँ बिल्कुल, यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बदले हैं, एक नया जोड़ा है, अनुलग्नक 1A और 1B। ये अब मैनुअल वाले नहीं चलेंगे। नए वाले दिशा निर्देशों में जो दिए हैं पेज 16-17 पर, वो वाले इस्तेमाल करने हैं। ये शायद ओरिजिनलिटी और परमिशन वाली बातों पर ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, 1A और 1B नए वाले। बाकी मतलब 2, 3A, 3B, 4, 5 और 6 ये मैनुअल वाले ही रहेंगे। लेकिन अनुलग्नक 6 के बारे में लिखा है कि वो ऑप्शनल है। अगर रीजनल सेंटर डायरेक्टर के साइन ना मिले तो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से करा लें। वो भी ना हो तो खाली छोड़ सकते हैं। अच्छा, और नया कौन सा जुड़ा है? एक नया जुड़ा है अनुलग्नक 7A। ये इन नए गाइडलाइंस के साथ आया है, पेज 18 पर। ये कंपलसरी है। इसमें गाइड की पूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल भरनी है। ये शायद गाइड की योग्यता पक्की करने के लिए है। साफ लिखा है कि सही और सारे जरूरी अनुलग्नक नहीं होंगे तो फाइल बिना चेक किए वापस भेज दी जाएगी। ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, मूल्यांकन कैसे होगा? गाइड के मार्क्स का कितना वेटेज है? दोनों का वेटेज है। गाइड के दिए मार्क्स का वेटेज 30% है और इग्नू हेडक्वार्टर में जो एक्सपर्ट चेक करेंगे उनके मार्क्स का वेटेज 70% है। और एक बात और, इग्नू एक्सपर्ट को ये अधिकार है कि वो गाइड के दिए मार्क्स को मॉडरेट कर सकें। मतलब अगर उन्हें लगे कि गाइड ने बहुत ज्यादा या कम दे दिए हैं तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। और ये पूरी फाइल पेन ड्राइव के साथ भेजनी का है? पता दिया हुआ है, DECU प्रोजेक्ट फाइल, कमरा नंबर 19, ब्लॉक 3, प्रोजेक्ट सेल, छात्र मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। लास्ट डेट्स क्या है जमा करने की? और अगर कोई लेट हो जाए तो? जनवरी 2025 सेशन के लिए 15 दिसंबर 2025 है और जुलाई 2025 सेशन के लिए 15 मई 2026 है। लेकिन इग्नू का सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है। DECU पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन से 3 साल मिलते हैं। तो अगर कोई इन डेट्स तक नहीं कर पाता तो भी वो अपने 3 साल की वैलिडिटी के अंदर कभी भी जमा कर सकता है। पर सलाह यही है कि जल्दी कर लें। आखिर में कुछ और जरूरी बातें या चेतावनियां भी हैं। एक ऑनलाइन क्लास के बारे में है। हाँ, आजकल कई प्री स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन इग्नू ने साफ कहा है कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए ऑनलाइन मोड में की गई एक्टिविटीज नहीं मानी जाएंगी। कारण ये दिया है कि DECE का सिलेबस ऑनलाइन टीचिंग के लिए नहीं बना है, तो काम फेस टू फेस ही करना होगा, बच्चों के साथ सीधे। और सबसे बड़ी वार्निंग किस बारे में दी गई है? वो है नकल या बेईमानी को लेकर। बहुत सख्ती से कहा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क बाजार से खरीदना, वेबसाइट से कॉपी करना या किसी और स्टूडेंट का काम नकल करना, ये सब बिल्कुल मना है। पकड़े जाने पर फाइल रिजेक्ट हो जाएगी और ग्रेड कार्ड पर कॉपी केस या फेल लिखा जा सकता है। सिर्फ ओरिजिनल काम ही चेक होगा। इसीलिए तो नए वाले अनुलग्नक A1A और A1B में डिक्लेरेशन भी देनी है। तो कुल मिलाकर ये थी इग्नू के DECE प्रोजेक्ट वर्क की नई गाइडलाइंस पर हमारी बातचीत। मतलब प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है। सही गाइड ढूंढना, उनकी क्वालिफिकेशन देखना, 30 दिन का काम फेज वाइज करना, गाइड से रेगुलर फीडबैक लेना और अब ये 50 एक्टिविटीज की वीडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव में जमा करना। एनेक्शस का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिससे लगे कि शिक्षार्थी सच में प्रैक्टिकल अनुभव ले रहा है और सीख रहा है। गाइड की भूमिका पर जोर, स्टेप बाय स्टेप काम, रेगुलर फीडबैक, ये सब क्वालिटी बढ़ाने के लिए है। वीडियो रिकॉर्डिंग से शायद पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ में बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखने को कहना भी अच्छा है। ऑनलाइन मोड को मना करना शायद फेस टू फेस इंटरैक्शन की अहमियत बताता है छोटे बच्चों के लिए। हाँ, लगता है कि मूल्यांकन को और मजबूत बनाने की कोशिश है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये जो नए नियम हैं, खासकर ये 50 वीडियो रिकॉर्डिंग करने की जरूरत, ये जमीनी हकीकत में शिक्षार्थी के सीखने के अनुभव पर कैसा असर डालेगी? खासतौर पर उन जगहों पर या उन शिक्षार्थियों के लिए जिनके पास शायद अच्छे कैमरे वाला फोन, पेन ड्राइव या रिकॉर्डिंग में मदद के लिए कोई और आसानी से ना हो। इन नियमों को लागू करना कितना आसान होगा और क्या ये सबके लिए एक जैसा मौका दे पाएगा? ये सोचने वाली बात है।